गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हमने मनी के बारे में पढ़ा था और इसके फंक्शन और इसका मीनिंग देखा था। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए आज मुद्रा के कार्य और इसकी डिमांड की हुई जाती है इसके बारे में पढ़ेंगे। मनी फंक्शन एंड इट्स डिमांड, इसकी डिमांड क्या है इसके बारे में हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि है क्या चीज क्या नहीं। हाँ, स्टेनले विदर्स की परिभाषा काफी फेमस है। मुद्रा वह वस्तु जो मुद्रा का कार्य करे। एक ऐसे ही एक नैप की परिभाषा की हमने बारे में कल बात की थी। नैप महोदय कहते हैं कि वह कोई वस्तु जो मुद्रा का कार्य करे और राज्य के द्वारा इसे वैधानिक मुद्रा के रूप में घोषित किया गया हो, उसे मुद्रा कहते हैं। यानी कि ये परिभाषा कल हमने बात की थी, तो मैंने रिवाइज के लिए मैं दो परिभाषा बात कर रहा हूँ। स्टेनले विदर्स कहते हैं कि मुद्रा वह वस्तु जो मुद्रा का कार्य करे। यानी कोई भी ऐसी वस्तु जो मुद्रा का कार्य करती है हम उसे मुद्रा कह सकते हैं। ऐसे ही नैप कहते हैं कि वह कोई भी वस्तु जो मुद्रा का कार्य करे और राज्य के द्वारा इसे वैधानिक मुद्रा घोषित कर देते हैं। यानी सरकार के द्वारा किसी भी कागज के टुकड़े को अगर मुद्रा घोषित कर दे तो मुद्रा हो जाती है, ये इन्होंने कहा है। अर्थात नैप के अनुसार वैधानिकता पर जोर दिया गया है। किस पर जोर दिया गया है? वैधानिकता पर जोर दिया गया है कि मुद्रा वैधानिक हो और कानूनी रूप से लीगल हो, कानूनी रूप से हाँ जी, प्राथमिक कार्य की बात कर रहा था मैं। प्राथमिक कार्य, मुद्रा के कार्य, मुद्रा की जो कार्य है उनमें बात करते हैं। मुद्रा के कार्य, वही फंक्शन ऑफ मनी। इसमें पहला कार्य है प्राथमिक कार्य, प्राथमिक कार्य। दूसरा है सहायक कार्य, सहायक कार्य। और तीसरा है आकस्मिक कार्य, आकस्मिक कार्य। ये तीन प्रकार के कार्य हैं। प्राथमिक कार्य वह कार्य हैं जिनको लेकर मुद्रा की शुरुआत की गई थी या मुद्रा का जन्म जिस कारण से हुआ है उन कार्यों को प्राथमिक कार्य बोलते हैं। सेकेंडरी कार्य ये कि मुद्रा के विकास के साथ साथ कुछ कार्य ऐसे हैं जो डेवलप होते गए तो उनको सहायक कार्य कहते हैं। आकस्मिक कार्य ऐसे कार्य हैं जो मुद्रा को कई बार इमरजेंसी में ही करने पड़ते हैं या उनकी आवश्यकता अनुसार हो जाते हैं, तो इनको देखते हैं वन बाय वन। प्राथमिक कार्य, प्राथमिक कार्य कौन सा है? प्राथमिक कार्य बच्चों दो ही कार्य है, याद रखना। पहला है विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम, और दूसरा है कीमत निर्धारण। कितने कार्य है? दो कार्य है। पहला क्या है? विनिमय का माध्यम, दूसरा कीमत निर्धारण। इनके अलावा जो भी एग्जाम में दिया हो वो आपका सेकेंडरी कार्य होता है। आपके एग्जाम में पूछते हैं कि प्राथमिक कार्य कौन से हैं, बच्चे लिख के आते हैं। बचत करना, धन हस्तांतरण करना। इनके अलावा जो भी कार्य दिए हैं वो सेकेंडरी वर्क होता है। प्राइमरी वर्क यही है कि वो विनिमय का माध्यम था। मुद्रा की शुरुआत इसीलिए हुई है क्योंकि उसके माध्यम से हम विनिमय कर सकते हैं। अगर विनिमय कोई वस्तु अवेलेबल होती तो शायद मुद्रा की खोज नहीं होती। तो मुद्रा की शुरुआत इसलिए की गई है कि इसको एक माध्यम के रूप में यूज करते हैं। जैसे आप एक पेन खरीदते हो, है ना, पेन को 10 रुपए में बेचते हो,
10 रुपये उसकी प्राइस है पेन की। नोटबुक की प्राइस 20 रुपीज है ना। आपके बैग की प्राइस 100 रुपीज है। ये सब क्या है कि आपने बैग के बदले 100 रुपए दिए और ये दिए। एक सपोज करो अगर मुद्रा नहीं होती तो बड़ी समस्या होती। जैसे एक किसान है वो गेहूं का उत्पादन करता है और एक छात्र है वो पढ़ना चाहता है। किसान का बेटा छात्र वो पढ़ना चाहता है। अब किसान एक शिक्षक के पास भेजना चाहता है अपने बच्चे को, लेकिन शिक्षक को गेहूं की जरूरत नहीं है और वस्तु विनिमय नहीं हो, तो उस किसान के लिए अपने बच्चे को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुद्रा के होने से वह किसान अपने गेहूं के उत्पाद को बेचकर मुद्रा हासिल करेगा या मनी हासिल करेगा। क्या हासिल करेगा? मनी। और ये मनी अपने शिक्षक को देगा और छात्र पढ़ लेगा। तो उसका क्या हुआ कि उन्होंने इस मुद्रा को, इस मनी को एक विनिमय के मीडियम के रूप में यूज किया कि मुद्रा का उपयोग हम क्रय विक्रय में, विनिमय करने में इसका उपयोग करते हैं, खरीदने बेचने में इसका उपयोग करते हैं। तो ये मुद्रा का पहला और प्राथमिक कार्य है, इसीलिए इसको लेकर मुद्रा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, आप सीधे शब्दों में लिख सकते हो कि मुद्रा के वे कार्य हैं जिनको लेकर मुद्रा का जन्म हुआ है, उन्हें मुद्रा के प्राथमिक कार्य कहते हैं। पहला, विनिमय का माध्यम, अर्थात मुद्रा की खोज इसीलिए की गई कि ये मुद्रा एक विनिमय का माध्यम बने। इसके होने से विनिमय में हमें काफी सहूलियत मिलती है। जैसे एक किसान है वो गेहूं का उत्पादन करता है और अपने बच्चे को एक शिक्षक के पास पढ़ाना चाहता है, लेकिन शिक्षक को गेहूं की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में किसान के सामने समस्या आती है कि वह अपने उत्पादन को बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाए। मुद्रा होने से उत्पादन को बेच देगा और उसको मुद्रा मिल जाएगी और अपने शिक्षक का भुगतान कर देगा और उसकी फीस आ जाएगी। इस प्रकार से मुद्रा एक विनिमय का माध्यम का कार्य किया और ये इसी प्रकार से करती रहती है। इसीलिए हम कहते हैं कि मुद्रा एक विनिमय का माध्यम है। किसका माध्यम है? विनिमय का माध्यम है। दूसरा इसका कार्य है, इसकी हम बात करते हैं। दूसरा इसका कार्य है कीमत निर्धारण। कीमत निर्धारण, देखो जी, एक सिंपल सा है, अगर पैसा नहीं होता तो किसी भी वस्तु की वैल्यू लगाना बड़ा मुश्किल होता। ऐसा कहते हैं कि हीरे की वैल्यू जोरी लगाता है, लेकिन ये जोरी वैल्यू इसमें लगाता है पैसे में। किसमें लगाता है? पैसे में। अगर पैसा नहीं होता ना तो जोरी कीमत लगाता, ना हीरा महंगा होता। क्या कह रहा हूं मैं? अगर ना कीमत होती, ना मुद्रा होती, ना तो जोरी हीरे कीमत लगाता और ना हीरा महंगा होता। बस ये कीमत होने से उसने कीमत लगा दी। ये पेन 5 रुपए का, पेन की कीमत 5 रुपए। नोटबुक की प्राइस 20 रुपीज। आपके बैग की कीमत 100 रुपीज। ये सब क्या है? 5, 10, 20। ये इसीलिए तो है कि करेंसी है, किसमें? रुपए में। रुपए में इसकी प्राइस है। ऐसा थोड़ी है कि एक पेन का मूल्य 1 आधी बकरी का मूल्य। ऐसा है क्या? ऐसा हो तो मुद्रा नहीं होती। ऐसा ही होता कि एक बैग का मूल्य 1/10 गाय का मूल्य, गाय का मूल्य, ऐसा होता और समस्या उत्पन्न होती। इस समस्या का समाधान यही है कि मुद्रा के माध्यम से हम किसी वस्तु का कीमत का निर्धारण कर सकते हैं। एक बैग की कीमत, बुक की कीमत, चेयर की कीमत, किसी वस्तु की कीमत। आजकल कुछ लोग बड़ी बड़ी कीमत, गाड़ी की कीमत लगाते हैं। कीमत क्या है? कीमत तभी लगाते हैं जब मुद्रा है। अगर मुद्रा नहीं होती तो सब प्राइसलेस होते, सबकी उपयोगिता बराबर होती।
लेकिन कीमत लगाने से उसकी उपयोगिता में अंतर आ गया। तो मुद्रा का सेकंड कार्य ये भी है कीमत निर्धारण। याद रखना, पहला और दूसरा विनिमय का माध्यम और कीमत का निर्धारण, ये मुद्रा के प्राथमिक कार्य हैं जी। प्राथमिक कार्य कौन कौन से हैं? ये विनिमय का माध्यम है और ये कीमत निर्धारण करता है। ये मुद्रा के क्या है? प्राथमिक कार्य हैं जी। हाँ जी, अब मुद्रा के सेकेंडरी कार्य देखते हैं। ये प्राथमिक कार्य थे, अब द्वितीय कार्य या गौण कार्य, जिसे हम गौण कार्य के नाम से जानते हैं। कौन से कार्य जानते हैं? गौण कार्य। जो मुद्रा करती है, यानी कि ऐसे कार्य जिनकी उपयोगिता कम हो पहले की अपेक्षा में, उससे सेकेंडरी वर्क करता है। ठीक है, तो ऐसे कार्य क्या कहते हैं? गौण कार्य। इसका पहला काम यही है कि ये मूल्य संचय कर सकती है, संचय कर सकती है। देखो, एक सपोज करो, अगर पैसा नहीं होता और एक व्यक्ति के पास 10 बीघा जमीन है, वो दिल्ली जाना चाहता था, क्या वो अपने जमीन को साथ ले जा सकता था या उसकी वैल्यू इकट्ठा कर सकता था? ऐसा कि वो उसके बदले में 50-100 हज़ार गाय ले जाता दिल्ली? अगर ऐसा करता तो उसको बड़ी समस्या आती। अगर मान लो पैसा नहीं हो तो उसके लिए वैल्यू करना। एक व्यक्ति के पास में घर है, गाड़ी है, जानवर है, जमीन है, अगर वो सबका वैल्यू इकट्ठा करना चाहे और पैसा नहीं हो तो उसे बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन मुद्रा होने से इस समस्या का समाधान बिल्कुल सरल तरीके से मिल गया। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी, अपने जानवर, अपना घर बार सबको सेल आउट कर सकता है और करेंसी के रूप में वो इकट्ठा कर सकता है। तो ये मुद्रा का एक संचय, इससे मुद्रा क्या करती है? मूल्य का संचय करती है। ये मनी का सेकेंडरी वर्क है। मुद्रा इसके माध्यम से मूल्य को इकट्ठा करती है और इसका उपयोग करते हैं वो। तो पहला कौन सा काम है? मूल्य का संचय करना। मूल्य का संचय करना क्या कर सकते हैं इसमें कि इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? वस्तुओं का मूल्य को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। दूसरा है, ये भावी भुगतानों का आधार होता है। भावी भुगतानों का आधार होता है। देखो, मुद्रा के माध्यम से एक देश जितने भी इसके एक देश के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जितने भी लोग उधार देते हैं, लेते हैं, वो भविष्य में इसीलिए देते हैं कि उनको भविष्य में मुद्रा के रूप में मिले। यानी कि उसे उधार देने के पीछे मकसद ये है कि अगर वो मुद्रा के रूप में उधार देंगे तो उसमें ब्याज मिलेगा और एक बड़ा इंटरेस्ट मिलेगा। अगर ये कि भविष्य में उसे पैसे नहीं मिलेंगे तो शायद वो उधार नहीं दे। हम भविष्य जितने भी लेन देन है, भावी भुगतान है, उनका बेस मुद्रा ही है। अगर मुद्रा नहीं हो तो लोग उधार देना लेना तो छोड़ सकते, उधार लेन देन करना छोड़ सकते हैं और उनके सामने समस्या आ सकती है ना। तो ये मुद्रा का दूसरा सेकेंडरी वर्क है। तीसरा है क्रय शक्ति। आपने नाम सुना है क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर का हस्तांतरण या ट्रांसफर। देखो, बिना मुद्रा के क्रय शक्ति का हस्तांतरण करने में बड़ी समस्या आती है। कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं नामुमकिन नहीं है, लेकिन इसमें बड़ी समस्या आती है कि आप अपने पास अपनी प्रॉपर्टी को सीधे दूसरे को देने में बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन करेंसी है तो तुरंत बेचकर
उसे अपनी क्रय शक्ति स्थानांतरित कर सकता है। तो आपको आसानी रहेगी, क्या रहेगी? आसानी रहेगी। क्रय शक्ति के स्थानांतरण में आसानी रहती है इससे। ये मुद्रा का सेकेंडरी वर्क है। ये मुद्रा कौन सा वर्क है? सेकेंडरी वर्क। तो ये 3 इसके सेकेंडरी वर्क थे, है ना? कौन कौन से थे? मुद्रा का मूल्य संचय, बाह्य भुगतानों का आधार, क्रय शक्ति का स्थानांतरण। इनके अलावा मुद्रा के कुछ आकस्मिक कार्य भी है, इमरजेंसी वर्क है जो मुद्रा करती है। गौण कार्य कौन कौन से हैं? मूल्य का संचय करती है, इसके माध्यम से हम वैल्यू कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। दूसरा, ये बाह्य भुगतान जितने उधार देते हैं लेते हैं उनका आधार होता है। तीसरा, इसके माध्यम से हम अपनी परचेजिंग पावर को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। इस प्रकार से मुद्रा के प्राथमिक और गौण कार्य यहीं पे। हाँ जी, मुद्रा के कुछ आकस्मिक कार्य थे। इसमें पहला काम था साख का आधार, कॉन्टिजेनियस फंक्शन ऑफ मनी। ये पहला आकस्मिक कार्य, ये पहला है साख का आधार। देखो हमारे देश में जितना भी उधार होता है, लेन देन होता है, क्रेडिट होती है, उसका बेस मनी है। हम इस मनी के आधार पे कह सकते हैं कि देश का जीडीपी है, देश का एनडीपी है, देश में इतना डेप्रिसिएशन हुआ, देश में इतना प्रॉफिट हुआ, देश में इतना लॉस हुआ। एक देश की जितना भी क्रेडिट पावर है, उधार, क्रेडिट का मतलब है उधार देने की क्षमता से है, उसका आधार मुद्रा ही है। क्या है? मुद्रा ही है। इसके आधार पर ही हम साख का विस्तार या साख का संकुचन को देख सकते हैं कि एक देश में साख का विस्तार कितना है, साख का संकुचन कितना है, क्योंकि वो साख का आधार ही मुद्रा है। मुद्रा को ही काम करने ही पड़ते हैं, ना चाहते हुए भी। यानी कि आकस्मिक कार्य वह कार्य है जो मुद्रा के लिए आवश्यक है और उनके लिए जरूरी है, यानी कि उनके बिना काम नहीं चल सकता। दूसरा इसका कार्य है राष्ट्रीय आय का आधार। इसका आधार राष्ट्रीय आय का आधार। मुद्रा क्या है? नेशनल इनकम का भी एक बेस है। नेशनल इनकम की का भी क्या है? एक बेस है। हम ये कहते हैं कि जीडीपी 151 करोड़, मान लो जैसे एक नंबर दिया है ना, 151,000 करोड़, है ना? तो ये क्या है? एक नंबर है। ये नंबर कहां से मिला? क्यों? क्योंकि हमने जीडीपी की वैल्यू को रुपए में काउंट किया। जीडीपी में जीडीपी इंक्रीज 5%। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया? क्योंकि हमने सारी वस्तुओं की जो वैल्यूज है उनको पैसे में कैलकुलेट किया और उसमें कितना चेंज आया उसमें देखा तो हमें समझ में आ गया। तो ये एक मनी का वर्क है जो हमें बताता है कि जीडीपी में कितना चेंज आ रहा है, कितना कमी आ रहा है। यानी कि जितनी भी नेशनल इनकम से जुड़ी हुई एक्टिविटीज है उनका बेस मनी है। बिना मनी के आप राष्ट्रीय आय की गणना नहीं कर सकते। तो मनी आपका क्या? आधार है। क्या है? आधार। आधार है भाई, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। आप बिना मनी के जीएनपी, जीडीपी, एनडीपी, बेरोजगारी, इन सब का कुछ नहीं कर सकते। इन सब का आंकलन करने के लिए आपको मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि सबकी वैल्यू मुद्रा में ही चेक करेंगे तभी पता चलेगा, मुद्रा का पता चलेगा। ये तीसरा है राष्ट्रीय आय का तरल रूप। देखो किसी भी व्यक्ति की इनकम को अगर कैश के रूप में रखना चाहे, लिक्विडिटी के रूप में रखना चाहे
तो मनी सबसे इजी गोइंग आपका मेथड है। अगर आप अपने घर को बेचना चाहते हो तुरंत, तो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। आप अपने गाय भैंस बकरी सोना चांदी किसी को बेचना चाहते हो तो आपको टाइम चाहिए, लेकिन कैश है उसे उड़ाना है तो सबसे जल्दी खर्च कर सकते हो आपसे। इसी प्रकार से अपनी जो राष्ट्रीय आय है इसका तरल रूप होता है करेंसी, जिसको हम अपनी इनकम को कैश के रूप में रख सकते हैं, मुद्रा को तरल के रूप में रख सकते हैं। किसके रूप में रख सकते हैं? तरल के रूप में रख सकते हैं। धन जो अपना जितना भी आपका आपकी प्रॉपर्टी है या आपकी नेशनल इनकम है या आपका धन है, उसको तरल रूप लिक्विडिटी के रूप में आपको ये देती है। यानी कि मुद्रा होने से आप अपनी संपत्ति क्या कर सकते हो? तरल के रूप में रख सकते हो। किसके रूप में रख सकते हो? तरल रूप के रूप में रख सकते हो। मुद्रा के माध्यम से आप अपने साधनों का, इसके माध्यम से अगर मैं डी वर्क की बात करूं तो उसका डी वर्क ये कहता है कि इसके माध्यम से उपभोक्ता अपना अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, देखो करेंसी के होने से ना एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक कंज्यूमर जितनी आवश्यकता हो उतनी ही वस्तु खरीदे और उसका उतना ही वैल्यू खरीदे। कई बार ये होता है जैसे किसान को 5 किलो अनाज चाहिए और पैसे नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में उसे अपनी गाय बेचनी पड़ती, पूरी देनी पड़ती उसको बदले में। लेकिन पैसा हो और अपनी गाय को बेच दे और जितना अनाज का मूल्य है उतना चुकाए, बाकी अपने पास रख ले। तो कहने का मतलब ये है कि पैसा होने से व्यक्ति आवश्यकता के अनुसार ही किसी वस्तु का उपयोग करे, और अगर उससे ज्यादा का करे तो उसका अतिरिक्त मूल्य चुकाए, अगर कम का करे तो कम का चुकाए। ये इसीलिए पॉसिबल हो चुका है कि हम मुद्रा का उपयोग करते हैं। अगर मुद्रा नहीं होती तो उसके साथ ऐसा करना संभव नहीं था, ऐसा करना उसके लिए संभव नहीं था, उसके लिए ऐसा करना संभव नहीं था। इसीलिए एक उपभोक्ता का अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकते। तीसरा, एक उत्पादक, कौन सा? उत्पादक अपने उत्पादन को अधिकतम कर सकता है, एक उत्पादक एक उत्पादन को अधिकतम कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखो दो चीजें होती हैं। एक उपभोक्ता चाहता है कि मिनिमम खर्चा हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ठीक है, कि मिनिमम खर्चा हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हो। एक उत्पादक चाहता है कि उसका खर्चा मिनिमम हो और मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, यानी कि देना कुछ नहीं पड़े, प्रोडक्शन है। और जब देने की बात आती है या लागतें की बात आती है तो वो चाहता है कम से कम लागत हो, और ये तभी संभव है जब वो पैसे में उसकी वैल्यू हो। अगर वैल्यू पैसे में नहीं है तो ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। तो इस प्रकार से एक कंट्री या एक देश अपने उत्पादक उपभोक्ता की आवश्यकता और उत्पादन को देखते हुए मुद्रा के रूप में मुद्रा को चलाता है। ऐसा होने से उसको फायदा है। जहां नहीं चलती या जो आदिवासी इलाका है वहां बड़ी समस्या आती है। इस प्रकार से मुद्रा के लिए कुछ 5 आकस्मिक कार्य थे। पहला कार्य कौन था? साख का आधार। किसका आधार? साख का आधार। दूसरा था राष्ट्रीय आय का आधार। तीसरा राष्ट्रीय आय की तरलता का रूप। चौथा था उपभोक्ता का अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। पांचवा था उत्पादक अपने उत्पादन को अधिकतम करना। ये मुद्रा के कुछ आकस्मिक कार्य थे, ठीक है। अब मुद्रा के कार्य को हम एक साथ देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं तो मुद्रा के कार्य कौन कौन से हैं।
ठीक है। हाँ, पहला कार्य है कीमत निर्धारण। नंबर 2 विनिमय का माध्यम। तीसरा भावी भुगतानों का आधार। नंबर 4 साख का आधार। नंबर 5 धन का तरल रूप। ये राष्ट्रीय आय का आधार। राष्ट्रीय आय का आधार। जी मूल्यों का संचय। एच आय का हस्तांतरण। आय का हस्तांतरण। ये मुद्रा के कुछ कार्य थे। इनके अलावा उत्पादक व उपभोक्ता, इष्टतम चयन। इष्टतम चयन। इष्टतम चयन, ये मुद्रा के कुछ कार्य हैं जिनको हमने एक बार देख लिया। आगे देखते हैं। हाँ जी, मुद्रा के कार्य। हाँ जी, पहला काम एक बार दोबारा बताऊं। मुद्रा के 3 कार्य हैं। प्राथमिक कार्य, मुद्रा के कार्य। अब प्राथमिक कौन कौन से हैं वो देख लेना एक बार। प्राथमिक कार्य कौन कौन से हैं? पहला काम तो ये है, पहला प्राथमिक कार्य कौन सा है? कीमत का निर्धारण और विनिमय का आधार, माध्यम। ये मुद्रा के प्राथमिक कार्य हैं। गौण कार्य कौन कौन से हैं? मूल्य का संचय, आय का हस्तांतरण, 2